हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने व्याकरण के 4 क्वेश्चन लगाए थे। आज हम 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बट 5वें क्वेश्चन के पहले मैं 2 डाउट बताना चाहूँगा बच्चों का, जो कि डी ब्रागली का है। पहले ये 2 डाउट कर लेंगे, उसके बाद 5वें क्वेश्चन से हम फिर आगे काम करेंगे। ठीक है भाई। तो डाउट ये है कि एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, कह रहा है कि लैम्डा डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वाले एक द्रव कण की गतिज ऊर्जा में दोगुनी वृद्धि करने पर कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य हो जाती है। पहला ऑप्शन है लेमडा बाई रूट टू, ऑप्शन बी है लेमडा रूट टू, ऑप्शन सी है लेमडा बाई टू और ऑप्शन डी है 2 लेमडा। स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, आप देखते रहें। तो क्या कह रहा है, लेमडा डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वाले एक द्रव की कण की गतिज ऊर्जा को दोगुना कर दिया जाए। ठीक है भाई। तो हमें पता है कि जो लेमडा बराबर होता है, एक फार्मूला होता है एच अपान अंडर रूट 2m ई मतलब गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पे हम चाहें तो k लिख सकते हैं, 2mk। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। कंडीशन ये कह रहा है कि गतिज ऊर्जा को दोगुना कर दिया जाए, तब तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो मान लो गतिज ऊर्जा को 2k कर दो, तो जो तरंगदैर्घ्य हो जाएगा मान लेंगे वो लैम्डा डैश हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा को हमने दुगुना कर दिया 2k। ठीक है भाई, 2k कर दिया तो मान लेते हैं कि जो तरंगदैर्घ्य आ जाएगा, नया तरंगदैर्घ्य, वो मान लेंगे कितना आ गया, लैम्डा डैश हो जाएगा। तो फार्मूले से क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश इज इक्वल टू एच अपान अंडर रूट 2m, के का क्या हो जाएगा 2k, के का 2k, तो ये आ गया लैम्डा डैश। तो अगर हम देख पाए तो ये हो गया एच अपान लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान अंडर रूट 2m के। तो यहाँ से एच अपान हम क्या करेंगे, लेमडा और लेमडा डैश में रिलेशन निकालेंगे। तो लेमडा बनाने के लिए 2mk तो होना चाहिए, 2mk तो होना चाहिए, तो एक 2 को हम बाहर करेंगे। अब चूंकि रूट के बाहर 2 तो निकलेगा नहीं, तो रूट सहित निकलेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एच अपान अंडर रूट 2 को अलग कर लिया और एक अंडर रूट 2mk। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर वही आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2mk, ये होता है अंडर रूट 2 अंदर चला गया 2 इंटू 2mk। ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें अंडर रूट 2mk बचाना है, ये अंडर रूट 2mk रहना चाहिए। ठीक है भाई, तभी तो यहाँ लेमडा लिखेंगे। तो एक 2 को रूट के साथ बाहर कर लिया, एक 2 को रूट के साथ बाहर कर लिया, तो यहाँ 2 बचा, m बचा और k बचा, तो 2mk बचा। अब हम देख पा रहे हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपान अंडर रूट 2 अलग कर लिया और h अपान अंडर रूट 2mk, और h अपान अंडर रूट 2mk की वैल्यू क्या है समीकरण 1 से, लेमडा है। तो मैंने इसको लिखा 1 अपान अंडर रूट 2 और ये हो गया आपका लेमडा। तो ये कितना आया आपका, लेमडा बाई रूट 2। तो ये जो ऑप्शन ए में है आपका लेमडा बाई रूट 2, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसे आप देख ले। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन, अगले डाउट पे। ठीक है भाई, चलो चलिए एक डाउट और लगाते हैं। आप लोग भी और ज़्यादा से ज़्यादा डाउट भेजिए, जिससे मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता रहूँगा। बीच बीच में जो भी डाउट आते रहेंगे उनका डिस्कशन में अलग से कर देता रहूँगा। ठीक है भाई, तो एक डाउट और है, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं व्याकरण पे। तो डी ब्रागली का एक डाउट और है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ स्क्रीन पे देखें यहाँ पे, यदि प्रोटॉन तथा अल्फा कण की संगत डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य समान प्राप्त हो। अच्छा, प्रोटॉन और अल्फा कण का जो तरंगदैर्घ्य है वो बराबर है, ओके, तब दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तब दोनों में से किसी गतिज ऊर्जा बराबर मतलब अधिक होगी, प्रोटॉन की अल्फा कण की। ठीक है, मैंने कहा हल, क्या कहा, हल। प्रोटॉन का मैंने लिखा लेमडा पी, प्रोटॉन का तरंगदैर्घ्य, और अल्फा कण का लेमडा अल्फा, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है, ये बात दिया है, ये बात दिया है। और अभी अभी हम पढ़कर आए हैं कि लेमडा बराबर होता है एच अपान अंडर रूट 2m गतिज ऊर्जा, इसको मैंने लिखा ई पी लिख दिया, ई पी मतलब प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा बराबर, और इसको लिख दिया एम पी मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, और यहाँ मैंने लिखा एच अपान अंडर रूट 2m अल्फा ई अल्फा, एम अल्फा ई अल्फा, एम अल्फा मतलब अल्फा कण का द्रव्यमान, और ये हो गया आपका अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। अब एक बात जान लें कि जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो एम पी प्रोटॉन का
4 गुना होता है ना, प्रोटॉन के द्रव्यमान 4 से गुणा करेंगे तो हमें अल्फा कण का द्रव्यमान मिल जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, तो अब ये देखें यहाँ पे कि ये क्या हो जाएगा, एच अपान, अगर मैं एम अल्फा को 4 mp लिखूंगा तो फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो एच अपान अंडर रूट 2 mp को mp रहने देते हैं, ईपी को ईपी रहने देते हैं, और ये हो जाएगा एच अपान अंडर रूट 2 m अल्फा मतलब 4 टाइम mp, और ये हो जाएगा आपका ई अल्फा। हम देख पा रहे हैं कि ये इंटू है, ये 24 नहीं समझेंगे, इंटू है 2 इंटू 4 mp, ये एच से एच कैंसिल आउट हो गया, और अगर हम यहाँ देखें सही से तो ये लिखा हुआ है एच अपान अंडर रूट 2 mp और ईपी। यहाँ पे अगर हम 4 को बाहर ले लें, 4 को बाहर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब एच कैंसिल आउट हो गया, सॉरी एच कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ 1 बचा, तो 1 अपान 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, अंडर रूट ये 2 पड़ा रहेगा, mp पड़ा रहेगा और ई अल्फा पड़ा रहेगा। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 2 mp, 2 mp सेम है तो 2 mp को अलग किया और अंडर रूट ईपी को अलग किया, यहाँ पे 1 अपान 2 पड़ा रहेगा, अंडर रूट 2 mp को अलग किया और अंडर रूट ई अल्फा को अलग किया, क्योंकि जब ये अलग होगा, जैसे अंडर रूट लिखा है 6 को ले सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे 3, और उसको जब अलग अलग करेंगे तो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 ले सकते हैं। तो ऐसे अगर ये दोनों एक ही अंडर रूट के अंदर है तो अलग अलग कर सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं अंडर रूट mp कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपान अंडर रूट ईपी, और ये हो जाएगा आपका 1 अपान 2 अंडर रूट ईपी, सॉरी ई अल्फा। ठीक है भाई, अब हम देखें यहाँ से, अगर हम इसका दोनों का रेसिप्रोकल ले लें, मतलब दोनों को उलट दें, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ईपी बराबर 2 अंडर रूट ई अल्फा, 2 अंडर रूट ई अल्फा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अंडर रूट ईपी का वर्ग कर दिया, इधर 2 अंडर रूट ई अल्फा का वर्ग कर दिया, तो ईपी का स्क्वायर ईपी हो जाएगा, मतलब ईपी अंडर रूट ईपी का स्क्वायर ईपी, क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है तो ये अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे, 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा ई अल्फा। तो ई अल्फा क्या हो गया, ई अल्फा क्या हो गया, ईपी में 4 से भाग देंगे, ईपी में 4 से भाग देंगे। तो आपको पता है कि जो प्रोटॉन का गतिज ऊर्जा है, आप देख रहे हैं कि ई अल्फा में 4 से गुणा करके आएगा ना, या ई अल्फा का जो गतिज ऊर्जा है वो 1/4 है किसका, ईपी का। इसका मतलब कौन बड़ा है, ये प्रोटॉन का गतिज ऊर्जा ज्यादा है और ई अल्फा का गतिज ऊर्जा कम है। क्यों प्रोटॉन का ज्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन में 4 से भाग देने पर अगर प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा मान लीजिए 100 है तो ई अल्फा का कितना हो जाएगा, 100/4 मतलब 25 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ई अल्फा में 4 से भाग है, तो ई अल्फा छोटा है और ईपी ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा अधिक है। अतः प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा अधिक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, ऐसे ही ये मैंने एक बच्चे का डाउट क्लियर कर दिया, और आप भी अपना डाउट ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। ठीक है, क्योंकि अगले महीने में एग्जाम है। डाउट आप अपने दिमाग में रखें ना, कोशिश करें कि उसे पूछ लें। ठीक है भाई, ये डाउट देखें। अब हम आते हैं अगले, जो कल मेरा टॉपिक था व्युत्करण, वहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लगाए थे व्युत्करण के। अब उसके आगे हम 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक का देख लें। चलिए व्युत्करण का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हमने 4 क्वेश्चन किया था, 5वां क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन देखें आप स्क्रीन पे, मैं यहाँ पे मेरे पास बुक है, उसमें मैं पढ़ के सुना रहा हूँ क्या है क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की 2 प्रकाश किरणों के मध्य कलांतर 180 डिग्री है, तो इनके मध्य पथांतर क्या होगा। तो कलांतर और पथांतर में एक अपना रिलेशन होता है, जो कि कल हमने डिस्कस किया था सूत्र में, उसी से लगेगा ये। तो ठीक है ना, दिया क्या है, तरंग दैर्ध्य दिया है। क्या दिया है, तरंग दैर्ध्य। मैंने कहा हल में हमने कहा कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर, ये हमारा दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम मीन्स 5000 गुणे 10 के पावर -10 मीटर,
अगर इसको और सॉल्व करें तो 5 गुणे 10 के पावर माइनस 7 मीटर। क्यों? क्योंकि 10 के पावर 3 ये, 10 के पावर माइनस 10 ये, माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7 मीटर। ये बात ओके है क्या? तो ये हो गया 5 गुणे 10 के पावर माइनस 7 मीटर। हमें चाहिए पथांतर और कलांतर दिया हुआ है। कलांतर, कलांतर खुद दे रहा है क्वेश्चन कि कलांतर जो आपका है, मान लीजिए फाई है, वो आपका दिया है 180 डिग्री। 180 डिग्री को अगर हम पाई में बदलें तो ये हो जाएगा पाई, है ना। डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। तो जब 180 में पाई बटे 180 से गुणा करेंगे तो कट के क्या आ जाएगा? पाई। किसी भी डिग्री, मान लीजिए 45 डिग्री है, जिसको बदलना है रेडियन में, तो पाई बटे 180 से गुणा कर दीजिए। तो पाई से काटिए ये, तो कितनी? 45 दूनी 90 और 9 दूनी 18, 180 4 बार जाएगा, तो आ जाएगा पाई बाई 4। तो किसी भी डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। तो हमने यहाँ पे रफली कर दिया, ठीक है। तो क्या डिग्री, क्या रेडियन आ गया? पाई। तो हमारे पास फाई है और लेमडा है, और हमें पता है जो फार्मूला होता है कलांतर का फार्मूला जो होता है वो होता है 2n पाई, कलांतर होता है 2n पाई, ठीक है। तो पथांतर जो होता है, इधर देखें तो ये क्या लिखा है आपका? ये लिखा है 2n पाई, क्योंकि कलांतर होता है 2n पाई। तो 2n पाई बराबर पाई, ठीक है। 2n पाई बराबर पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। n का मान यहाँ से आ जाएगा 1/2। n का मान कितना जाएगा? 1/2। अब आते हैं पथांतर पे। पथांतर, पथांतर डेल्टा x इज इक्वल टू, ये आधा ना है ये, पथांतर डेल्टा x इज इक्वल टू, ये होता है n लेमडा। क्या होता है? n लेमडा। तो n का मान कितना है? 1/2। n का मान है 1/2 और लेमडा है आपके पास 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये आ जाएगा 2.5, 5 का आधा 2.5, 10 के पावर माइनस 7 मीटर। अब आप चाहें तो एंगस्ट्राम वगैरह में लिखें, अदरवाइज ये 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस 7 मीटर आंसर होगा आपका, ठीक है भाई। तो इसे आप देख लें, अगर कोई दिक्कत हो तो बताएंगे, ठीक है भाई। चलो, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं, जो कि 2018 और 23 में आया हुआ है। बच्चों के कुछ सवाल और है डाउट में, वो विवर्तन के डाउट हैं, तो उन्होंने भेजा है मेरे पास, बट ये विवर्तन के डाउट हम अगले लेक्चर में लेंगे, क्योंकि अभी हम व्याकरण के सारे क्वेश्चन एक तरफ से कर दें, फिर विवर्तन के लॉजिक पे आएंगे, है ना। ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या है? एक अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटें 0.2 मिलीमीटर दूरी पर तथा पर्दा 2 मीटर की दूरी पर है। ओके, जो स्लिट है वो 0.2 मिलीमीटर की दूरी पर है। स्लिट मतलब ये S1S2 वाला, है ना। ये S1 था और ये S2 था, तो ये आपस में 2 मिलीमीटर की दूरी पे है, और जो पर्दा है वो आपका 2 मीटर की दूरी पे है। तो पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी और इसके बीच की दूरी किससे लिखते थे? स्मॉल डी से लिखते थे, ठीक है भाई। तो ये दिया हुआ। फिर कह रहा है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो गणना कीजिए। पहला, केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, और केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो एक दीप्त की निकालनी है और एक अदीप्त की निकालनी है, ठीक है भाई। तो दीप्त अदीप्त फ्रिंज की दूरी की जो स्थिति थी हमने कल फार्मूले में लिखाया था। पहले जो दिया है वो लिखते हैं। क्या दिया है? क्या दिया है? हल। स्लिटों के बीच की दूरी, S1S2 के बीच की दूरी स्मॉल डी बराबर 0.2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, ठीक है। अब इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 गुणे 10 के पावर माइनस 3 मीटर। अब ये कैसे बदलते हैं मैं एक बार समझा दे रहा हूं। आपको पता है कि 10 मिलीमीटर मिलकर होता है 1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आ गया। अच्छा, हमें चाहिए मीटर में, तो 100 सेंटीमीटर में होता है कितना? 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, ठीक है। तो हमें चाहिए कि 1/10 सेंटीमीटर में कितना होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है कि देखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर में क्या मिलीमीटर है? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10 मिलीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो 1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर में 1/100 है, 10 और नीचे आएगा, 1/1000
मीटर, मतलब 1/10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ये हो गया। मैंने कहा 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर लिखा, तो 1 मिलीमीटर में 1/1000, मतलब 10⁻³ मीटर। तो ये आ गया आपका 0.2 × 10⁻³ मीटर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कैपिटल डी जो पर्दे के बीच की दूरी है वो मीटर में दिया हुआ है, तो सभी को एक ही मात्रा में लिखा जाता है, या तो सभी मिलीमीटर में लिखें या सभी मीटर में लिखें, तो हमने मीटर में लिख दिया। फिर है पर्दा के बीच की दूरी, उसको हम कैपिटल डी से लिखते हैं, जो कि 2 मीटर है, जो कि 2 मीटर। तो ये रफ है, ये किनारे पड़ा रहेगा आपका। ये हो गया। फिर तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6000 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 10⁻³ तो हो जाएगा 6 × 10⁻7 मीटर। ठीक है भाई, तो लैम्डा आ गया। अब आते हैं हम दीप फ्रिंज के लिए। अब दीप फ्रिंज में किसका दूसरा दीप फ्रिंज की दूरी निकालना है। तो मेरा पहला पार्ट है, पहले हम फार्मूला लिखते हैं कि जो केंद्रीय फ्रिंज, केंद्रीय है ना, केंद्रीय फ्रिंज से एमोमी है ना, एमोमी दीप्त फ्रिंज की दूरी, अगर हम दूरी को लिख दें एक्सएम या एक्सी लिख दें या एक्सएम लिख दें, तो ये होता है m इंटू डी लेमडा, d/d लेमडा। तो दूसरे के लिए है ना, यहाँ सवाल में m का मान कितना है, 2 है, क्योंकि दूसरे फ्रिंज की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा x2 बराबर, ये कितना हो जाएगा, m की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, 2 बटे स्मॉल डी की वैल्यू 0.2 गुणे 10⁻³ और लेमडा का मान है 6 गुणे 10⁻⁷। तो बहुत ही आसान सा है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको लिख लीजिए 2/10, 10 चला जाएगा ऊपर तो 2 कट जाएगा, 6 दूनी 12 वगैरह। तो ये सब सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा लगभग 12 गुणे 10⁻³ और ये आ जाएगा 12 मिली, ये मीटर में आएगा, और 10⁻³ मीटर में 1 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर। एक बार गुणा भाग आप चेक कर लें, मैं चेक कर लेता हूँ। 2/10 10⁻⁴ हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, 6 दूनी 12, -4 -7 और प्लस, जब -4 ऊपर जाएगा तो -7 + 4 -3, ठीक है, 12 मिलीमीटर। तो ये आ गया आपका केंद्रीय दीप फ्रिंज। ठीक है भाई, अब हम आएंगे केंद्रीय अदीप फ्रिंज की ओर। तो अभी मिटाता हूँ इसको। सेकंड पार्ट है इसका, केंद्रीय अदीप्त, केंद्रीय अदीप्त फ्रिंज से, केंद्रीय अदीप्त फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है, दूरी। इसको भी मान लीजिए, अगर यहाँ पे एक्सएम का फार्मूला हो जाएगा, अदीप्त के लिए होता है m-1/2 d/d इंटू लेमडा। तो यहाँ भी m क्या है, यहाँ भी m2 है, या एक्सएम लिखे, बहुत सारे लोग केवल एक्स ही लिख देते हैं, ठीक है, तो एक्स भी लिख सकते हैं। तो चलिए एक्स लिखता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2, m की वैल्यू हो जाएगी 2 - 1/2, और d का मान आपको दिया है 2, और नीचे 0.2 गुणे 10⁻³ और ये हो जाएगा 6 गुणे 10⁻⁷। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 में से 1 गया, 3/2, 3/2, और 2 ये हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁴। ये कैसे हुआ, 2/10, 10 जाएगा इसके पास, 10⁻⁻1 और -3 -4, ठीक है भाई। 2/10, 10 जब ऊपर जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻1 और -3 -4 हो गया ये, और क्या, 6 गुणे 10⁻⁷। हम देख पा रहे हैं कि इस 2 से ये 2 कट गया, और 2 तियाँ 6, तो 3 त्रिका 9, 9 गुणे 10⁻⁷, 9 गुणे 10⁻⁷
ये आ जाएगा आपका -7 और ये नीचे -4 है, ऊपर जाएगा तो -7 + 4 -3, -3 इतना मीटर, मिलीमीटर में कितना हो जाएगा 9 इतना मिलीमीटर mm। ठीक है, तो अदिश फ्रिंज की स्थिति आ गई 9 mm। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लें, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं PDF बना के भेज दूंगा, PDF से आप लिख लेंगे। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ कि जिससे PDF में ये पार्ट ना आए। ठीक है भाई, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ तक का देख लें, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 कह रहा जो 2017 और 22 में आया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन की लंबाई केवल ज़्यादा है बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, जो डेटा आपके पास है वही लगाना है और आसान से क्वेश्चन। देखें क्या कह रहा है कि यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग, मतलब द्वि स्लिट वाला प्रयोग है। प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी मतलब स्मॉल डी 0.4 मिलीमीटर है। ओके, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, फिर कह रहा है 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर, कैपिटल डी दिया है, 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अदिश फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये आप आराम से लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं लगा दे रहा हूँ। हल हल क्या है, हल में है बेटा आपका कि स्मॉल डी मतलब स्लिट के बीच की दूरी 0.4 मिलीमीटर। तो अब मीटर में लिख लें इसको, 0.4 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4/10 10⁻³ और 10 ऊपर जाएगा तो -1 -3 -4, तो 4 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। ओके, तो स्मॉल डी है। कैपिटल डी कितना दिया है, कैपिटल डी दिया है 2 मीटर, कैपिटल डी कितना है 2 मीटर, और लेम्डा कितना है तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 × 10⁻10 इतना मीटर होता है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 6 × 10⁻7 मीटर, ये आ गया लेम्डा। फिर क्या कह रहा है, पांचवें फ्रिंज की दूरी निकालना। ठीक है, पांचवें अदिश फ्रिंज, तो केंद्रीय फ्रिंज से पांचवें अदिश फ्रिंज की दूरी, मैंने कहा केंद्रीय फ्रिंज से पांचवें अदीप्त, ध्यान ये देंगे कि दीप्त का है कि अदीप्त का, अदीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त अदीप्त पे ध्यान दें। क्या होगा फार्मूला, xm बराबर m-½ जब अदीप्त होगा तो m-½ d/स्मॉल d इंटू लेम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन में केवा कह रहा है पांचवा, m बराबर 5, x5 5 - 1/2 और d का मान कितना है आपका 2, स्मॉल डी कितना है 4 × 10 के पावर कितना है -4 और लेम्डा कितना है 6 × 10⁻7। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 5 × 10 में से 1 गया 9, 5 × 10 10 में से 1 गया 9, तो हो जाएगा आपका x5 बराबर 9/2 इंटू 2/4 10⁻4 और 6 × 10⁻7। तो ये 2 से 2 तो कट गया, यहाँ तो 2 दूनी 4 2 तियाँ 6, ये कितना हो जाएगा 9 9 × 27, 27/2 हो जाएगा ना। ठीक है, या और कुछ कटेगा, और तो नहीं कटेगा, और तो नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 9 × 27, तो 9 × 27/2 हो जाएगा और 10 के पावर -3 हो जाएगा, 27/2 10 के पावर -3, तो 13 दूनी 26 1 27, साढ़े मतलब 13 का 13.5 है ना, 13 दूनी 26, आधा मिलकर 27, भाग दे देंगे, 13 दूनी 26 1 बचा 10 2 5 10, 10 के पावर -3 इतना मीटर। आप चाहें तो इसको मिलीमीटर में लिख लें, 13.5 मिलीमीटर, नहीं तो मीटर में ही रहने दें, मिलीमीटर, ये आंसर होगा आपका। फिर दूसरा इसमें क्या कह रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई, तो फ्रिंज की चौड़ाई यहाँ देखें, फ्रिंज की चौड़ाई पता है आपको, W बराबर क्या होता है फ्रिंज की चौड़ाई, d/d लेम्डा, d/d लेम्डा, d/d लेम्डा, d कितना है 2 है, d कितना है 2, d2 है और ये है आपका 4 × 10⁻³
कितना है 4 गुणे 10 के पावर माइनस 4। लेमडा कितना है 6 गुणे 10 के पावर माइनस 7। तो 2 दूनी 4 और 2 तियाँ छेद कर जाएगा 1/2। 6 गुणे 10 के पावर माइनस 3, 2 तियाँ 6, तो हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर माइनस 3 मीटर, मतलब 3 मिलीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया 3 मिलीमीटर। तो एक 3 मिलीमीटर आ गया फ्रिंज की चौड़ाई, और जो 5वें अदिश फ्रिंज की दूरी है केंद्रीय फ्रिंज से, वो आ गया आपका 13.5 मिलीमीटर। तो यहाँ तक का देख लें और हम इसके आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। बस एक रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने क्वेश्चन भेजें, अपने डाउट अपने पास रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलें, चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं, जो कि 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है, तो स्लिटों की चौड़ाई में क्या अनुपात होगा। तो इसमें मैक्सिमम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात दिया है। तो क्या दिया है, आई मैक्सिमम और अपान आई मिनिमम, ये आपका दिया है 9/1। तो कह रहा है कि स्लिटों की चौड़ाई में अनुपात बताओ। स्लिटों की चौड़ाई में जो अनुपात होगा वो इनकी तीव्रताओं के अनुपात के बराबर होगा। तीव्रता मतलब I1 I2 निकालेंगे, I1 और I2 का रेशियो, क्योंकि जो स्लिटों की जो चौड़ाई होगी, मान लीजिए W है, कुछ भी है, वो तीव्रता के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो जिस रेशियो में तीव्रता होगा उसी रेशियो में स्लिटों की चौड़ाई होगी। तो हमारा टारगेट होगा I1 I2 निकालना। अच्छा, I1 I2 क्या होता है, आपको पता है कि I बराबर होता है KA स्क्वायर। इसका मतलब I1 बटे I2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा A1 बटे A2 का होल स्क्वायर। तो I1 बटे I2 मतलब A1 बटे A2 का होल स्क्वायर। तो A1 बटे A2 का जो होल स्क्वायर होगा वही I1 बटे I2 होगा, और वही फ्रिंज की जो स्लिटों के बीच की दूरी है, मान लीजिए W1 W2 है, तो W1 W2 होगा। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। और हमें पता है कि I मैक्सिमा जो होता है वो क्या होता है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और नीचे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये I मैक्सिमा, ये I मिनिमा, ये 9/1। यहाँ तक का बात ओके है। तो एक हो गया A1 प्लस A2, एक हो गया A1 माइनस A2। तो अगर हम इसको दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2। ये हो जाएगा वर्गमूल लेने पर 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और 1 का वर्गमूल 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 बराबर 3A1 माइनस 3A2। अब A2 एक तरफ, तो 3 यहाँ एक A2 पहले से है, 3A2 चला गया, तो ये हो गया 3A1 माइनस A1। एक A2 3A2 4A2, 4A2 बराबर 3 में से एक गया 2A1। ठीक है, तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करते तो 2 दूनी 4, तो 2A2 बराबर A1, 2A2 बराबर A1। तो हम यहाँ से क्या निकाल पाएंगे, A1 अपान A2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 बराबर A1 अपान A2, A1 अपान A2। तो हमने A1 अपान A2 निकाल लिया। हमें चाहिए क्या, A1 अपान A2 का होल स्क्वायर, तभी तीव्रता आएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि A1 अपान A2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, और नीचे 1 लिखा है, नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, तो 2/1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A1 बटे A2 का होल स्क्वायर बराबर 4/1। और हमें पता है कि ये हो जाएगा I1 बटे I2, I1 बटे I2 बराबर 4/1, है ना। मैंने यहाँ बता दिया कि I1 बटे I2 बराबर होता है A1 बटे A2 का होल स्क्वायर। कैसे होता है, क्योंकि I1 माने के A1 स्क्वायर, और I2 मतलब के A2 स्क्वायर, के A2 स्क्वायर। तो जब I1 बटे I2 करेंगे, I1 बटे I2 करेंगे तो के कट जाएगा, तो A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर, और A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर मतलब A1 बटे A2 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है भाई, तो इतना आ गया। और हम जानते हैं कि जो चौड़ाई है किसकी, स्लिट की, क्या पूछा था, स्लिट की चौड़ाई, स्लिट की चौड़ाई वो समानुपाती होता है तीव्रता के। ठीक है, तो मान लेते हैं स्लिट की चौड़ाई कुछ क्या मान लें, W1 और W2, तो ये किसके रेशियो में आएगा, I1 बटे I2। ठीक है, तो I1 बटे I2 कितना है, 4/1।
तो यहाँ पे कहेंगे अभीष्ट अनुपात, अभी मतलब जो हमें चाहिए वो अनुपात, अभीष्ट अनुपात क्या हो जाएगा 4:1। जो अनुपात हमें चाहिए वो क्या आएगा 4:1 आएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वर्क है, इसको काट दे रहा हूँ। ठीक है, ये मतलब इसको क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, समझाने के लिए लिखा था। तो इस प्रकार आपके ये 9 क्वेश्चन लग गए, इसको देख ले, फिर हम एक क्वेश्चन और लगाते हैं आगे के। चलिए अब आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं, फिर जो बचेगा वो हम कल देखेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये प्रश्न संख्या 9 है। क्या कह रहा है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरीकाओं का सिद्धांत क्या है। तो ये आप नोट से लिख लेंगे, हाइगेंस के द्वितीयक तरीकाओं का सिद्धांत क्या है। न्यूमेरिकल इसमें छुपा हुआ है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होता है। तो वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाला कांच है उसमें आपतित होता है। ओके, इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक की तरंगदैर्घ्य एवं चाल ज्ञात कीजिए। पहला आपतित प्रकाश लिखा है, मतलब ये अपवर्तित प्रकाश। ठीक है, आपतित नहीं अपवर्तित प्रकाश होना चाहिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन आप सही कर लेंगे, अपवर्तित प्रकाश। ठीक है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश चला गया, तो अपवर्तित प्रकाश। दूसरा परावर्तित प्रकाश। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये आप समझे। पहले पहले दिया क्या है, तरंगदैर्घ्य दिया है और क्या नाम है लेमडा का मान दिया है। ठीक है, हमारे पास लेमडा कितना दिया है, लेमडा दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6000 × 10⁻⁻10 मीटर, मतलब 6 × 10⁻⁻7 मीटर, ये दिया हुआ है। और दूसरा दिया हुआ है हमारे पास एन का मान, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक एन दिया है, कितना दिया है 1.5। ओके, अब एक बात ये जान लें कि यहाँ पे दो बातें हो रही है, एक परावर्तन और एक अपवर्तन। तो यहाँ मैं कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, उसको समझ लें। अगर परावर्तन है तो परावर्तन में जो प्रकाश जो आ रहा है उसकी चाल है ना, चाल और ये जो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति ये नहीं बदलता है। ठीक है, नहीं बदलता है, सेम रहता है। और अपवर्तन में क्या होता है, अगर अपवर्तन हुआ है तब चाल भी बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति सेम रहती है। तो अपवर्तन में आवृत्ति सेम रहती है, बाकी चाल और क्या नाम है तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसमें कह रहा है कि अपवर्तन हुआ है तो पहले आप चाहे तो अपवर्तन के निकाल लें, चाहे प्रवर्तन के निकाल लें, तो आवृत्ति नहीं बदलती है, तो आवृत्ति दोनों के लिए सेम होगी। तो पहले हम आवृत्ति निकाल लेते हैं ना। तो क्योंकि आवृत्ति न्यू बराबर होता है, आवृत्ति न्यू बराबर होता है, ये न्यू है c/λ। c का मान होता है 3 × 10⁸, लेमडा का मान हमारे पास दिया है 6 × 10⁻⁻7। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1/2 मतलब 0.5, और 10⁻7 ऊपर जाएगा और यहाँ 10⁸, एक 10 बचेगा, एक 10 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा आवृत्ति, कुछ गलत तो नहीं होगा, ये सॉरी एक नहीं, ये 8 है, नीचे 7, तो 7 15, 10⁻15 हो जाएगा। इसको अगर आप सही से लिखेंगे, एक 10 इसको दे देंगे, अगर 5 में एक 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, और ये 10⁻14, इतना हर्ट्ज आएगा क्या आवृत्ति। तो यही आवृत्ति परावर्तन के लिए भी होगा, यही आवृत्ति अपवर्तन के लिए भी होगा। ठीक है भाई, तो ये बात होगी। तो अगर हम बात करते हैं अपवर्तन की, तो अपवर्तन में चाल बदल जाएगा, जो प्रकाश की चाल है वो अलग हो जाएगी, और हमें तरंगदैर्घ्य निकालना है। ठीक है, तो परावर्तन के लिए तो आ ही गया। मैं अगर पहली बात परावर्तन के लिए कह दूं, मैं सेकंड पॉइंट पहले कर रहा हूं परावर्तन के लिए। परावर्तन के लिए अगर परावर्तन के लिए बात करूं तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, आवृत्ति न्यू बराबर ये अभी जो निकाला है 5 × 10⁻14, और चाल क्या हो जाएगी, क्योंकि परावर्तन हुआ तो उसी माध्यम में है, तो प्रकाश की चाल जिस माध्यम में है तो चाल हो जाएगी, चाल प्रकाश की चाल ये c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगा। और अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें तो तरंगदैर्घ्य भी नहीं बदलता है, सेम रहता है। तो तरंगदैर्घ्य कितना हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर
6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, तो ये हो गया परावर्तन के लिए। अब हम बात करेंगे अपवर्तन के लिए, तो यहाँ तक देख लें पहले। अपवर्तन के लिए हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट अपवर्तन के लिए। तो जैसा कि आपको बताया गया कि अपवर्तन के लिए क्या नाम है, जो तरंगदैर्घ्य है वो बदल जाएगा और चाल बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। ठीक है भाई, तो अपवर्तन के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि n बराबर C/V। ये क्यों लगाया हमने, क्योंकि पहले हम कांच में चाल तो निकाल लें, जब चाल निकालेंगे तभी तो तरंगदैर्घ्य निकालेंगे। ठीक है, तो n, तो v का मान हो जाएगा C/n। तो v का मान हो जाएगा आपके पास 3 × 10 के पावर 8 और n का मान 1.5, तो 1.5 दूनी 3, तो 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया चाल। ठीक है भाई, अब चाल आ गया तो अब आप जो आवृत्ति होगी, आवृत्ति तो न्यू वही होगी। कितना आया था, ये आया था आवृत्ति कितनी आई थी, 5 × 10 के पावर 14 हर्ट्ज। जो आवृत्ति पहले थी परावर्तन में, वही आवृत्ति बाद में भी रहेगी। तो आवृत्ति बराबर होता है, मैंने कहा कि जब अपवर्तन हो गया तो अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, तो मैंने कहा माना अपवर्तन के पश्चात तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश हो जाता है। थोड़ी सी राइटिंग गंदी है बट ठीक है, हो जाता है। ठीक है भाई, लैम्डा डैश हो जाता है, तो ठीक है ना। न्यू बराबर क्या होता है, C/λ, क्योंकि न्यू आवृत्ति बराबर, यहाँ लिख देता हूँ, आवृत्ति न्यू बराबर होता है C/λ, लेकिन हमारा C तो प्रकाश की चाल है, यहाँ पे चाल तो v है, तो ये हो जाएगा C के जगह पे v हो जाएगा और लैम्डा के जगह पे लैम्डा डैश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लैम्डा डैश इज इक्वल टू v/न्यू। तो v का मान कितना है, 2 × 10 के पावर 8 और न्यू का मान कितना है आपका 5 × 10 के पावर 14। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20, 1 10 इसको दे दिया भाई, 10 × 10 के पावर 7, तो 10 दूनी 20, यहाँ बचा 10 के पावर 7 और नीचे हो गया 5 × 10 के पावर 14, 5 चौके 20, ये हो गया 4 × 10 के पावर -7, इतना मीटर। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, अब चाहे तो इतना आंसर कर लेना, अगर एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो 4 × 10 के पावर -7 है, तो 10 के पावर -3 से गुणा कीजिए और 10 के पावर -3 से भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 × 10 के पावर -10, ये -7 -3 -10 और एक नीचे पड़ा रहेगा आपके 10 के पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर -3 ऊपर जाएगा, तो ये हो गया इतना 4 × 10 के पावर -10 और ये 10 के पावर 3, तो ये हो जाएगा 4000, 10 के पावर 3 और 4 मिलकर 4000 और 10 के पावर -10, इतना मीटर। इसको थोड़ा सा और कायदे से लिखें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया तरंगदैर्घ्य। ठीक है भाई, तो अपवर्तन के पश्चात क्या क्या आया, पहले ये इतना लिखेंगे फिर ऐसे लिखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे कि अपवर्तन के पश्चात जो चाल हुआ वो आया अपना 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, आवृत्ति तो वही रही 5 × 10 के पावर 14 और तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश आ गया 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो आज का लेक्चर यहीं तक, और उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है भाई, चलें, थैंक यू।